कि 2017 में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 4/6/2017 को उन्होंने मेरे साथ दरिंदगी की थी, रेप किया था। तो नल मेरा खराब हो गया था और मैं पानी लेने बाहर आई थी, तो कुलदीप सिंह सेंगर के ही लोग मुझे नल से उठा लिया था। वहाँ भी मुझे 60,000 रुपये में बेच दिया गया था, क्योंकि उन लोगों ने खुद ही बोला था कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बोला कि इस लड़की को बेच दो, अब दोबारा ये गांव नहीं आनी चाहिए। नार्को टेस्ट पहले तो रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर का होना चाहिए, बिल्कुल, और उसके बाद अतुल सिंह सेंगर का होना चाहिए नार्को टेस्ट। मैं डर गई थी। मुझे डर था कि शुभम सिंह, नरेश तिवारी, ब्रजेश यादव इन लोगों ने मेरे साथ गैंग रेप किया था, दरिंदगी की थी। ये केस सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। 6 महीना में वेंटिलेटर पे थी। आज हमारे सामने एक नाम नहीं है, आज हमारे सामने एक हिम्मत बैठी है। एक ऐसी हिम्मत जिसने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। एक ऐसी आवाज जिसने खामोशी को तोड़ने की कीमत चुकाई, लेकिन सच कहना नहीं छोड़ा। आज का ये मंच किसी सनसनी के लिए नहीं है, सुर्खियों के लिए नहीं है। आज हम यहां हैं सुनने के लिए, समझने के लिए और याद रखने के लिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसाफ तक पहुंचने की लड़ाई की, एक बेटी के साहस की और एक सिस्टम की परीक्षा की। आज हमारे सामने बैठी हैं उन्नाव रेप केस की सर्वाइवर, बहादुर सर्वाइवर, जिन्होंने हमें सिखाया कि सच को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं। आज की ये बातचीत शायद आसान नहीं होगी, कुछ पल भारी हो सकते हैं, पर अगर हम सुन पाएं तो शायद हम समझ पाएं कि हिम्मत कैसी दिखती है। आप सबका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो दिल से निकली है और दिलों तक पहुंचना चाहती है। अच्छा दीदी, मैं आपके पुराने जख्मों को खुरेदना नहीं चाहूँगा, मैं थोड़ा सा फिर भी बैकग्राउंड पूछना चाहूँगा। आखिर क्या हुआ था, थोड़ा घटना के बारे में आप अगर समझा पाएँ कि वहाँ उस दिन कैसा हुआ था, फिर आपने इतना दुख सहा, लोगों को खोया अपने परिवार में से, कुछ थोड़ा उसके बारे में बताना चाहें तो। मैं तो यही बताना चाह रही हूँ भैया, आपने हमसे पूछा और मैं बता रही हूँ आपको। मेरे साथ यही हुआ कि 2017 में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 4/6/2017 को उन्होंने मेरे साथ दरिंदगी की थी, रेप किया था। उसके बाद में जब सब कुछ उन्होंने अपना काम कर लिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि जाओ अपने घर शांत बैठो, जाके मेरे खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे तो आपके पूरे परिवार को मार देंगे हम। तो मैं डर गई थी। मुझे डर था कि मेरे साथ हुआ है, अब मैं सच को कैसे दबाऊं, हमसे नहीं हो पाएगा। मैं फिर भी नहीं कुछ बताई किसी से, ना अपने घर में ना किसी से, क्योंकि उस टाइम मेरे घर का मुझे याद है, मैंने बयान भी दिया है, उस टाइम मेरे घर का नल भी ख़राब हो गया था, क्योंकि मेरे घर में भी नल था। मैं घर के बाहर कभी नहीं निकलती थी, मुझे बाहर कोई नहीं देखा है। बाहर के जितने भी गांव के लोग हैं, कोई भी हमें नहीं पहचानते। हमारा चेहरा सामने किया जाएगा, कोई नहीं जानेगा कि ये विक्टिम है या ये पप्पू सिंह की बेटी है, सुरेंद्र सिंह की, ये बड़ी बेटी है, छोटी बेटी, कोई नहीं पहचानेगा। सुरेंद्र सिंह कौन है? मेरे पिताजी हैं। अच्छा।
उनका नाम पप्पू सिंह, पप्पू अच्छा, गांव में लोग पप्पू कह के हाँ, बुलाते थे। पप्पू सुरेंद्र सिंह। तो कोई नहीं पहचानेगा मुझे, मैं घर के बाहर कभी नहीं निकली हूँ। तो नल मेरा ख़राब हो गया था और मैं पानी लेने बाहर गई थी, तो कुलदीप सिंह सेंगर के ही लोग मुझे नल से उठा लिया था। नीम का पेड़ था, मुझे ये भी याद है, मैंने बयान भी दिया CBI में। मुझे वहाँ से उठा लिया गया 5 लोग। थोड़ी दूर पे 100 मीटर पे गाड़ी चलती है, वहाँ पे 2 लोग मुंह बांध रखे थे, उनको नहीं पहचानती हूँ मैं, CBI में बयान दिया है। वो लोग गाड़ी से गांव में ही उतर गए थे। वो 3 लोग अच्छा, थे। 5 लोग में से 2 लोग गाड़ी से बाहर उतर गए। 3 लोग थे जो मुझे गांव से लेके बाहर गए। जब वहाँ गए तो लोगों ने बोला कि हाँ, उन्हीं लोगों ने गाड़ी में बैठ के बोला कि कानपुर आ गया है। कानपुर मुझे बंधक बना के रखा, गलत करते रहे उन लोगों, वो लोग भी गलत करते रहे हमारे साथ में। फिर मुझे किसी दूसरे दिन मुझे कहीं पे लेके गए उन्होंने, औरैया शायद लेके गए थे। जी वहाँ लेके गए। औरैया में इतना तो मुझे नहीं पता था, लेकिन औरैया मैंने गांव सुना था। वहाँ भी मुझे 60,000 रुपये में बेच दिया गया था, क्योंकि उन लोगों ने खुद ही बोला था कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बोला कि इस लड़की को बेच दो, अब दोबारा ये गांव नहीं आनी चाहिए। मतलब आप सोचिए, पहले कुलदीप सिंह सेंगर ने ये घिनौनी हरकत की, उसके बाद इस बेटी को, इस बहन को बेच दिया गया और न जाने कहाँ ले गए, इनको खुद नहीं पता। अच्छा दीदी, इतनी हिम्मत आखिरकार आई कहाँ से? मतलब एक सामान्य साधारण घर की लड़की, जो कि उस टाइम 17 वर्षीय लड़की थी, 17 वर्ष की लड़की को ढंग से सोसाइटी, समाज की समझ नहीं रहती। इतना साहस कहाँ से जुटाया कि एक तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर इतने बड़े बाहुबल के सामने इंसाफ के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी आपने? मैं तो डर भी जाती, अगर मेरा पिता जिंदा होता तो मैं डर जाती और घर के बाहर तो निकलती नहीं थी, मैं घर में बैठ जाती, कुछ ना आवाज़ उठाती। लेकिन जब कुलदीप सिंह सेंगर, अतुल सिंह सेंगर ने मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया, मेरा पिता ही नहीं रह गया, तो मुझे अपने आप को हिम्मत करनी पड़ी कि अगर हम ऐसे करेंगे तो मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म हो गया है, उन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। मुझे तो बहुत अफसोस है इस चीज़ का भैया। आज मैं ज़िंदा क्यों हूँ? क्योंकि रायबरेली में हुए दुर्घटना में भी मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरी चाची मौसी भी एक्सपायर हो गई, और के वकील भी मेरे साथ में ट्रॉमा सेंटर में 1 साल तक वो जीवित थे, उनका इलाज चला, लेकिन हमें डिस्चार्ज किया गया, हम अच्छे हो गए, हमें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो हमें मैं डिस्चार्ज हो गई तो उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया, उनको लखनऊ भेज दिया गया। अच्छा, वहाँ से रेफ़र कर दिया गया लखनऊ के लिए। राम मनोहर लोहिया में कैसी दवा चली, कैसी नहीं चली, क्या हुआ, ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती थी। बिल्कुल। हमें नहीं ये चीज़ का पता है। तो वो एक्सपायर हो गए 1 साल बाद। कम से कम दोबारा ज़िंदा हुई हूँ तो कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक सोशल मीडिया पर मेरा बलात्कार किया जा रहा है बराबर। उनके पिता ने तो किया ही है, कुलदीप सिंह सेंगर ने, लेकिन उनके समर्थक, उनके लोग, उनकी दोनों बेटियां मानसिक रूप से प्रताड़ना कर रही हैं मेरे साथ, मानसिक रूप से बलात्कार कर रही। पिता ने तो किया ही है, लेकिन बेटियां भी दोनों कर रही हैं, मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रही हैं। उस पीड़ा से तो मुझे गुजरना पड़ा। पिता की कुलदीप सिंह सेंगर और अतुल सिंह सेंगर ने हत्या भी कर दी। अच्छा, आपके उनकी चाचा 13वीं भी नहीं हुई, मेरे पिता की 13वीं भी नहीं हुई। कितने साल हो गए, 2018 में मारा मेरे पिता को, उनकी 13वीं भी नहीं हुई। चाचा को भी झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया। चाचा को जेल कब भेजा था? 2018 में ही भेज दिया था, क्योंकि मेरी पैरवी करते थे, तो झूठे मुकदमे में, और इतनी दरिंदगी करते हुए उनको बेल मिल रही है, पैरोल मिल रही है, बाहर निकाला जा रहा है। तो मेरे चाचा ने किसके साथ गलत किया? उनका तो रिकॉर्ड है, बोल रहे हैं कि इनका आपराधिक है, गुंडा एक्टर,
आपराधिक मामले क्या कुछ उनकी बेटियां बोल रही हैं कि क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी, हिस्ट्री तो शीटर है। हिस्ट्री शीटर है। इनकी बेटी तो तमाम आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि कुछ भी नहीं किया मेरे पिता ने। कुछ भी नहीं किया तो भाई किसी का पिता अपनी बेटी से नहीं बताएगा बेटा मैंने ये चीज़ किया है, क्योंकि उसको अच्छी चीज़ बताएगा। अगर वो अपनी बीती हुई जो कृत्य किए उन्होंने उन्नाव में, वो चीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि बच्चे जानेंगे तो बच्चे ही सही बात बोलेंगे। अभी भी मेरे पिता की 13वीं नहीं हुई, उनकी आत्माएं भटक रही हैं मेरे पिता की। तो ये 13वीं क्यों नहीं हुई? क्या आप ये चाहती कोई हैं है कि ही नहीं जब घर मुझे में। इंसाफ मिलेगा भाई तब पिता उसके की बाद? आत्मा भटक रही है, जब मुझे इंसाफ मिलेगा, जब मैं अपने पिता की 13वीं करूंगी। पिता की 13वीं नहीं हुई, चाची की 13वीं नहीं हुई, मौसी की 13वीं नहीं हुई, दादी की 13वीं नहीं हुई, किसी की भी नहीं, क्योंकि घर में कोई सदस्य नहीं रह गया। लड़कियां रह गई, छोटे छोटे बच्चे रह गए। जो बड़ा सदस्य था घर का, उसको जेल में लोगों ने डलवा दिया। अच्छा, आपके जहन में न्याय की क्या परिभाषा है? क्या आप ये मानती हैं कि आपको, जैसे दोषी जो है वो जेल में है, लेकिन उसके बावजूद आपको सीआरपीएफ की सिक्योरिटी के बीच में रखा जा रहा है, क्या आप मानती हैं ये संपूर्ण न्याय है? संपूर्ण न्याय क्या है भैया, आप ही बताइए ना, क्या है न्याय है? ये न्याय है? बिल्कुल न्याय सुरक्षा नहीं में है, मैं मुझे तो हूँ, नहीं लगता। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सुरक्षा में हूँ। अगर न्याय ही ऐसे होता न्याय, तो ऐसे न्याय का क्या फायदा कि जब उसको बेल दो मिल रही है, पैरोल मिल रही है, जमानत मिल रही है, उनकी सज़ा सस्पेंड कर दी जा रही है, उनको रिहा बरी कर देते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट मुझे न्याय देगा। तो मैं तो यही कहती हूँ कि रही बात उनकी बेटियाँ, उनके समर्थक, उनके लोग बोलते हैं कि लड़की का नार्को टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट हाँ, कराया नार्को जाए। टेस्ट की भी लगातार मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पे उनके समर्थक लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं। और कुलदीप सिंह सेंगर की जो बेटी ऐश्वर्या सेंगर है, वो भी तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? भैया मैं तो नाबालिग थी, मेरे पढ़ने लिखने की उस टाइम उम्र थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ दरिंदगी भी किया था। आज इमोशनल कार्ड खेल रही हैं उनकी बेटियां दोनों। नार्को टेस्ट की बात हो रही है तो मैंने तो कभी नहीं मना किया, मैंने कभी नहीं मना किया किसी भी जांच के लिए। कोर्ट ने भी जो आदेश दिए सब कराया मैंने। नार्को टेस्ट पहले तो रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर का होना चाहिए, बिल्कुल। और उसके बाद अतुल सिंह सेंगर का होना चाहिए नार्को टेस्ट। अतुल सिंह सेंगर तो बाहर है ना, वो जेल के बाहर है अंतरिम उसमें जमानत में बाहर। जमानत पे उनका कुलदीप सिंह सेंगर का और अतुल सिंह सेंगर का नार्को टेस्ट करा लिया जाए तो सच सामने आ जाएगा। पूरा देश हैरान हो जाएगा, पूरा देश हैरान हो जाएगा। क्यों? सच सामने आ ही जाएगा, देश हैरान भी हो जाएगा। उनकी बेटी भी, समर्थक भी मुँह छिपा के भाग जाएंगे, क्योंकि मेरी जैसी बहुत सारी बहन बेटियों के साथ उन्होंने दरिंदगी की है, बहुत सारी। अच्छा, मैं ये अपील करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो हमारी ये बातचीत चल रही है, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक जो हैं वो लगातार ये सोशल मीडिया पर एक कैंपेन टाइप चला रहे हैं कि उन्नाव रेप केस की विक्टिम का नार्को टेस्ट कराया जाए। तो मैं भी ये बात कहना चाहूँगा कि जैसा कि इस बेटी ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर का नार्को टेस्ट होना चाहिए, अतुल सिंह सेंगर का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। अतुल सिंह सेंगर का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। जैसे और बहुत सच्चाई अपने आप सामने आ आएगी। जाएगी, जैसा कि विक्टिम कह रही हैं। जी, सामने आएगी सच्चाई। हम जैसे बहुत बहन मेरे साथ उन्होंने दरिंदगी की है, अभी सच्चाई अपने आप सामने आएगी। जो भी है इन्होंने किया है, जो भी किया, सब सच्चाई सामने आएगी। हमारा तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी, लेकिन लोगों की भी सच्चाई सामने आ जाएगी कि इन्होंने क्या किया। अपने बच्चों के पीठ पीछे, अपनी वाइफ के पीठ पीछे, अपने परिवार के पीछे इन्होंने क्या लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया, कितनी दरिंदगी की, ये सामने आ जाएगा। अच्छा, जब आपने सबसे पहले अपने इंसाफ के खिलाफ आवाज़ उठाई तो सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का था? डर इसी चीज़ का था कि मार देंगे। और ये डर आज भी बरकरार है? डर आज भी बरकरार है, और जिंदा होकर लड़ भी रही हूँ। तो मुझे तो डर मुझे भी है, परिवार को भी है, लेकिन मैं कैसे डरूं? अगर डरूंगी तो मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ पाऊंगी।
इस लड़ाई को मैं बीच में छोड़ के ख़त्म कर दूंगी, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि मैंने अपना पिता खोया है, मैंने अपने परिवार खोए हैं, आपके मेरे साथ दरिंदगी हुई है। कैसे मैं इस लड़ाई को छोड़ दूं, कैसे मैं डर जाऊं? आपके साथ आप बिल्कुल मत घबराइए, आपके साथ पूरी जनता खड़ी है। जनता से मेरे दिमाग में अभी ये जस्ट सवाल आया कि आपको कभी ऐसा लगा कि मैं अकेली हूँ, और आपको कभी इस बात का महसूस हुआ कि कभी मेरे साथ पूरी जनता इस लड़ाई में उतर जाएगी? क्या कभी ऐसा कुछ लगा जब आपने महसूस किया कि आप अकेली खड़ी हैं, तब कभी ऐसा लगा कि आपके साथ ये देश इस लड़ाई में खड़ा हो जाएगा? जी, जब मेरे साथ दुर्घटना घटी थी तो भी मेरे साथ देश था, और उनके समर्थक, उनके लोग, उनकी बेटियां दोनों कह रही हैं कि ये पॉलिटिक्स वो है, विपक्ष पार्टी विक्टिम का साथ दे रही है, हमारे पिता को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सबसे मिलने की कोशिश किया, मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी कोशिश किया मिलने के लिए, होम मिनिस्टर से भी मिलने की कोशिश किया, क्या अभी तक कोई इनकी राष्ट्रपति तरफ से मिलने की कोशिश किया, सब कुछ मैंने बोला हमको मिलाया जाए, ताकि ये आपकी देश की बेटी है, मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि हम जैसे बहुत सारी बहन बेटियाँ हैं जिनके साथ गलत होता है वो मार दी जाती हैं। अभी हाल ही कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के बाद में एक लड़की के साथ में फरीदाबाद में हादसा हुआ, उसके बाद में मेरठ में हुआ। अब क्या हुआ, क्योंकि वो हादसा ही हुआ, दरिंदगी हुई। उसके बाद कानपुर में प्रशासन जो जिस लोगों को, जिन बहन बेटियों को, परिवार को, उनके परिवारों को भरोसा होता है कि प्रशासन हमें न्याय दिलाएगी, पुलिस प्रशासन न्याय दिलाएगी, लेकिन पुलिस प्रशासन ही उस बच्ची के साथ में दरिंदगी की, 14 साल की बच्ची के साथ में गाड़ी में ले जाके उस बच्ची का तो उस प्रशासन को साथ देना चाहिए कि जो कर रहा है उसको उसी वक्त मार देना चाहिए। क्योंकि मेरे महाराज जी का कहना है, योगी आदित्यनाथ जी का, कि मेरी बहन बेटियों को कोई भी देखेगा उसको अगले चौराहे पे यमराज इंतज़ार करेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा, दरिंदगी हो रही है। अगर महाराज जी का कहना है तो वो चीज़ किया जाए ना, कोई ऐसे आँख उठाए तो उसको तुरंत ख़त्म कर दो, उसी जगह सबक सिखा दिया जाए, अपने आप न्याय मिल जाएगा उसको। अच्छा, जैसे आपने महाराज जी की बात की, तो एक समय वो था जब आप सीएम रेजिडेंस के बाहर जब गई थी, आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो वहाँ क्या हुआ था असल में? आपको किसने बचाया, और उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ? क्या आपसे सीएम योगी आदित्यनाथ मिले? मुझे मिले नहीं थे, बट मेरे पिता को मार दिया गया था। कुलदीप सिंह सेंगर, अतुल सिंह सेंगर, उनके जो गनर हैं, सरकारी गनर, जो भी सरकारी तो नहीं थे, उनके प्राइवेट गनर थे। अच्छा। जो उनके लोग उनके साथ चलते थे, क्योंकि अतुल सिंह सेंगर एक स्टैंड के ठेकेदार थे, टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड के ठेकेदार थे। कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे, उनके भाई ठेकेदार थे। उनके जो प्राइवेट गनर होते साथ लेके चलते थे, उन लोगों ने मारा। जब पिता को मार दिया गया, उसके बाद में झूठे ही मुकदमे में, अब उस इंसान को, मेरे पिता को बुरी तरीके से मारने के बाद उसके ऊपर कट्टा लगा के, पिस्टल लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है। जिन लोगों ने मारा उनको जेल ना भेज के मेरे पिता को उल्टा जेल भेजा जाता है। अतुल सिंह सेंगर मेरे पिता की हत्या दोबारा जाके जेल के अंदर करके आए। पुलिस अधीक्षक ने कैसे एंट्री करने दिया, क्योंकि उस टाइम का सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं होगा। ये अपने आप में एक सवाल है कि कस्टोडियल डेथ जो इनके पिता की हुई, तो इनका कहना है कि अतुल सिंह सेंगर जेल के अंदर जाकर इनके पिता की हत्या करी। ये इस सिस्टम की विफलता है। ये सीधा सवाल उठता है इस सिस्टम पे, इस न्याय प्रणाली पे। तो जब एक महिला है शशि सिंह नाम की, जो आपके पड़ोस में रहती हैं, तो जब आपके साथ ये दुखद घटना हुई, ये दरिंदगी हुई, तो उसके बाद से कभी
आपका उनसे टकराव हुआ, आमना सामना हुआ? नहीं, कभी या नहीं फिर वो हुआ। कहाँ गई? कभी उनका वो किसी ने पता चला? नहीं, वो तो गांव में अभी भी है, वो उसी गांव में है, क्योंकि वो तो सीतापुर जेल 2 साल ऐसे कुछ काट के भी आई हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, दिल्ली केस ट्रांसफ़र होता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो दिल्ली भी वो आई हैं। दिल्ली में बयान भी हो रहे थे मेरे, और उस टाइम इन्होंने सीबीआई के सामने क्या गवाही दिया, क्या नहीं दिया, सरकारी गवाह बनी, इनको कोर्ट ने बरी कर दिया। तो ये चीज़ें हैं। दरिंदगी तो मेरे साथ हुई है, लेकिन ये होना बहुत गलत, क्योंकि हम एक बेटी नहीं है, हम जैसे बहुत बहन बेटियां भी हैं, उनके साथ गलत होता है। अभी 2 साल की बच्ची के साथ गलत होगा, उसको मार के फेंक दिया गया। 5 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है, उसको मार के फेंक दिया जाता है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसको मार के फेंक। अभी तो 4 साल की बच्ची है, एक बच्ची कहाँ की, उतना मैंने मोबाइल में देखा है, कहीं मेरठ की ऐसे कुछ थी वो लड़की। 4 साल की बच्ची के साथ में पड़ोस का आदमी दरिंदगी करता है, उसके छत से फेंक देता है, बेचारी मर जाती है। तो ये सब तो अभी आपने जैसा कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी जी से समय मांगा है मिलने के लिए, होम मिनिस्टर से समय मांगा है, राष्ट्रपति से समय मांगा है, तो इनमें से किसी की टीम ने आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, या ऐसा कोई मैसेज आया कि आपको समय दिया गया हो, या ऐसा कुछ? मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं आया, कोई फ़ोन भी नहीं आया, बट लेकिन सिर्फ एक फ़ोन आया था राहुल गांधी का। अच्छा, हाँ, आप राहुल गांधी जी से मिली हैं? जी, अच्छा, फ़ोन आया था उनका? फ़ोन आया था, और उनकी गाड़ी भी आई थी लेने। अच्छा, और तो आप मिली राहुल गांधी जी से? जी, सामने से उनसे मिले। जब मैंने तो पहले ही बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर सबसे मिलने का टाइम मांगा, मिला जाए हमसे, हम अपना दुख दर्द बताऊं, क्योंकि मेरा है कौन, बिल्कुल मेरा आप ही लोग हैं ना, सही बात। जो हमें न्याय दिलाएंगे, एक बेटी को न्याय दिलाएंगे। तो राहुल गांधी जी से आपकी क्या बात हुई, क्या बात कहा ये, उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया था, बेटा आप परेशान मत होइए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सब हैं। दरिंदगी हुई आपके साथ में, आपको न्याय दिया जाएगा, आपको न्याय दिलाया जाएगा, आप परेशान मत होइए, घबराइए मत। क्योंकि लोग बोलते हैं कि विपक्ष पार्टी कांग्रेस से मिलके ये कराया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सामने से बुलाया, वो हमारा दर्द समझे, एक बेटी का, एक बहन का उन्होंने दर्द समझा। माँ बेटे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी दर्द समझी वो, तब मुझे बुला के हमसे सामने से मिली है वो। अच्छा, इन्होंने जैसे कहा अभी तक, तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने समय मांगा, कृपया जल्दी से जल्दी इनकी बात सुनी जाए और उस पर संज्ञान लिया जाए और इनको समय दिया जाए। शुभम सिंह, नरेश तिवारी और ब्रजेश यादव, इन लोगों ने मेरे साथ गैंग रेप किया था, दरिंदगी की थी। ये केस सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। तो जब आप रायबरेली जब जा रही थी आपके साथ, तब भी आपको मारने की कोशिश हुई थी, जी। जैसा कि आपने शुरू में बताया, तो आखिर आप रायबरेली किस काम से जा रही थी? कोई? मैं अपने अंकल से मिलने जा रही थी, रायबरेली जेल मिलने जा रही थी अपने अंकल से। तो उनकी तो बेटी बोलती है कुलदीप सिंह सेंगर की कि ये नेचुरल एक्सीडेंट है, क्योंकि ये दिल्ली IIT, CBI सब लोगों ने ये नेचुरल एक्सीडेंट पाया, तो इसकी जांच सही से नहीं हुई। फतेहपुर का ही ट्रक था, जो कुलदीप सिंह सेंगर का गांव, मतलब जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहीं का ट्रक था। क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती भैया, लोगों को पैसे से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, पैसे में तो बहुत ताकत होती है। तो कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं जो ट्रक की नंबर प्लेट थी वो भी ब्लैक थी, काली थी, जी, उसमें उस पे काली नंबर थी, नहीं था। नंबर नहीं था, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर बोल रहा है कि मेरे उसमें ट्रक में इंश्योरेंस, वो जो किस्त जमा करनी थी, तो किस्त अगर जमा करनी थी तो आपने काली क्यों पुतवा दिया? ये चीज़ क्यों कराया? ना कराते ना, आप करते, आपकी गाड़ी पकड़ी जाती, आप छुड़ा के लाते उसको, उसका इंश्योरेंस जो भी उसका किस्त बाकी था जमा करते। लेकिन ये चीज़ नहीं करना था, क्योंकि पूरी साजिश थी हमारे साथ में ख़त्म करने की। क्योंकि मेरे साथ रेप हुआ, ऐसा ही क्यों कि उसके बाद ही क्यों दुर्घटना घटी, ऐसा क्यों? मैं सबसे यही पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों?
पहले भी घटना घटनी चाहिए ना, घट जाती चल ठीक है, नेचुरल एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में गलत करने के बाद, जेल चाचा को भेजने के बाद, पिता को मारने के बाद, उसके बाद में एक्सीडेंट, क्योंकि मैं उस गाड़ी में बैठी थी। मैंने कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर आरोप भी लगा दिया था रेप का, कि हमारे साथ दरिंदगी की, रेप किया। उन्होंने तो कराया है, साफ दिख रहा उन्होंने कराया है, क्योंकि जो इंसान सोच रहा है लड़की जा रही है, कैसे उसको पता है कि ये गाड़ी, ये नंबर है, ऐसी सी गाड़ी यहाँ जाएगी, जेल जाएगी, तो उनकी चारों तरफ आदमी लग गए ना, कौन सा टोल टैक्स पड़ता है, कहाँ कहाँ पड़ता है, रायबरेली जाने का। आसपास हुआ था कोई हादसा? टोल टैक्स के कुछ दूर पे हुआ था। अच्छा, टोल टैक्स आप क्रॉस कर चुके थे? जी, हम क्रॉस कर चुके थे। उस टाइम बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं, उतना तो मुझे याद है, मैंने बयान भी दिया है CBI कोर्ट में, हल्की सी बारिश हो रही थी, इतना भी तेज़ नहीं हो रही थी, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद में एक्सीडेंट हो गया, कुछ पता नहीं चला कब कैसे क्या हो गया। अच्छा, जब आपको औरैया से बरामद किया गया, उसके बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट रही, आप कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही? हॉस्पिटल में नहीं एडमिट थी मैं। आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी? नहीं, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैं हॉस्पिटल। सॉरी, है, हाँ, एक्सीडेंट के बाद आप कितने दिन हॉस्पिटल में रही? 6 महीना मैं वेंटिलेटर में थी। मतलब आप मौत के मुंह से वापस आई हैं, जी। इतना भयानक एक्सीडेंट था। जी। और बाकी जो आपकी मौसी थी और वकील साहब थे, वो तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो वेंटिलेटर में हो गई थी, वकील भी हो गए थे। नहीं, वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। वकील की नहीं हुई। मौसी जी। ये चीज़ भैया मुझे 6 महीने बाद मालूम पड़ा, जब मैंने पूछा, जब मेरे याददाश्त आई कि मैं हॉस्पिटल में, मैंने कहा मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ, मुझे बताइए, क्योंकि मेरे घर 6 महीने बाद आप होश में आई? जी, मेरी याददाश्त भी चली गई थी। मुझे हॉस्पिटल में क्यों रखा आप लोगों ने, क्या वजह है, क्या हमारी चोट कोई आई, कुछ भी हुआ? तो मैंने ऐसे बाल, सर रखा, अपने हाथ रखा, तो मेरे बाल भी नहीं रह गए। अच्छा, बाल नहीं थे? बाल मेरे लंबे थे, बाल भी नहीं रह गए मेरे, तो कुछ भी, तो मैं रोने लगी। फिर तो ऐसा क्यों, तो सब लोग बोले कि आपका एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर मैंने बोला कि फिर दूसरे दिन उठे, मैंने कहा मेरी चाची मौसी कहाँ पे हैं? तो परिवार के लोग बोले कि चाची मौसी घर पे है। फिर मैं डिस्चार्ज हुई तो सब लोग का फ़ोन आने लगा, मम्मी के फ़ोन में हमारे, कि आपकी, तो हमने कहा हाँ क्या हुआ था, ये लोग नहीं बता रहे, भैया आप बताइए क्या हुआ। बोला आपका एक्सीडेंट हो गया था बेटा, आपकी चाची मौसी तुरंत एक्सपायर हो गई थी। तो हम अपने घर में लड़े झगड़े, खाना भी छोड़ दिया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि चाची मौसी एक्सपायर हो गए? बोले कि अगर आपको बताते तो आप भी उनकी सोच में इस दुनिया में न रहती, इसलिए आपको नहीं बताया गया था। डॉक्टर का साफ कहना था कि लड़की सोचती ज़्यादा है, इसको कुछ बात मत बताना। अच्छा, अंत में मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा जी। कि जो हमारी बहन, जो बेटी जिनके साथ ये घिनौनी हरकत होती है, वो इस समाज, इस सोसाइटी की डर से चुप बैठ जाती हैं, या तो उनको फैमिली प्रेशर करती है इस समाज के डर के खिलाफ कि समाज क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे, इस डर से चुप बैठ जाती हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आपकी लड़ाई अपने आप में एक हिम्मत वाली लड़ाई है, जो कि जिस बेटी ने अपना सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ खो दिया, उसके पिता को मार दिया गया, उसकी मौसी की हत्या हो गई, उसकी दादी की हत्या हो गई, उसका चाचा अभी जेल में है, जो कि डुप्लीकेट फेक मुकदमा लगा के उनको अंदर कर दिया गया। तो अपने आप में ये एक हिम्मत भरी लड़ाई है, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपनी अपनी देश की बहनों को और अपनी देश की जो माताएं बहनें उनके घर में सदस्य हैं, मैं उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग डरिए मत, क्योंकि हम हैं, हम आपकी आवाज़ हैं, क्योंकि हम जिंदा हैं। आपकी बेटी की लड़ाई, आपकी बहन की लड़ाई हम लड़ेंगे, साथ खड़े होके हम आपकी बेटी को, अपनी बहनों को न्याय दिलाएंगे। अगर भगवान ने मुझे दोबारा जन्म दिया है तो मैं अपनी बहन बेटियों के लिए दिया है, और हम उनको सबको न्याय दिलाएं, और हम अपना भी लड़ाई लड़ें और अपना भी न्याय लें, न्यायपालिका से, सभी से। सुप्रीम कोर्ट से एक आखिरी अपील जो आप करना चाहेंगी, वो आप इस
हमारे माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी? मेरी तो सुप्रीम कोर्ट से यही अपील है कि हम जैसे जो बहुत सारी देश में बेटियां हैं, जो दरिंदगी होती है, रेप होता है, गलत होता है, परिवार को धमकी दी जाती है, मार दिया जाता है, उनकी सबकी हिम्मत को मत हारने दिया जाए और उन्हें न्याय दिया जाए, ताकि इस बहन बेटियों को न्याय मिल सके और भरोसा रहे कि हमें न्याय मिलेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें न्याय लेना है तो हमें बाहर निकलना है जी। अच्छा, अभी रिपोर्ट्स में ये भी दावा हुआ आप दोबारा प्रोटेस्ट करने उतरेंगी, रिपोर्ट में दावा परमिशन लेंगी, ऐसा मैंने पढ़ा सुना कि अपने लॉयर से परमिशन लेके आप दोबारा प्रोटेस्ट करने उतरेंगी? जी। हम प्रोटेस्ट क्यों बंद करें, क्योंकि मेरा मैटर तो कोर्ट में चल रहा है, मैं तो कोर्ट में भी लड़ रही हूँ और हम जैसे बहुत बहन बेटियां हैं, गलत होता है तो मैं उनके लिए रोडों में उतरूँगी, प्रोटेस्ट करूँगी, उन बहन बेटियों को न्याय दिलाऊँगी, अपने लिए भी और उन बहन बेटियों के लिए भी न्याय दिलाऊँगी। जो गलत हो रहा है इस देश में, जो गलत हो रहा है उनको न्याय दिलाऊँगी, एक आवाज़ बनूँगी, एक हिम्मत बनूँगी उनकी। आज हमने सुना, समझा और महसूस किया उन्नाव रेप केस की बहादुर सर्वाइवर का साहस, उनकी हिम्मत, एक ऐसी आवाज़ जिसने डर और दबाव के बीच भी सच कहने की हिम्मत दिखाई, एक ऐसी हिम्मत जिसने हम सबको याद दिलाया कि सच को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं। ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी आवाज़ उठाता है तो उसकी कहानी हर दिल में जिंदा रहती है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक अपराध के खिलाफ नहीं थी, ये कहानी थी इंसाफ के लिए, इस डर और समाज के खिलाफ के लिए। तो जब आप आज अपने दिन में लौटें तो याद रखिए, हर कहानी, हर सफ़र हमें इंसान बनाता है, और साथ ही ये भी याद रखिए कि सच हमेशा अपनी जगह बनाता है और बनाएगा भी, और इस बेटी, इस बहन को न्याय ज़रूर दिलाएगा।